हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लूसेंट को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी हमारा ये भारतीय संविधान का पॉलिटी का सेक्शन है, जिसमें अभी तक हमने इसका एक जो लेक्चर है वो कवर कर लिया है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत था, जिसमें आपके संविधान के संक्षिप्त इतिहास को जाना, फिर इसके बाद इसके इतिहास के बाद जितने भी एक्ट आते हैं उनके बारे में जाना। एक्ट के बाद आपके जो भी आते हैं, जैसे कि इसके बाद संविधान की विशेषताएं हुई, संविधान के अधिकार क्षेत्र की क्या सीमाएं हैं, और क्या भारतीय संविधान सभा के बारे में क्या है, किस तरीके की समितियां रही, कितने सदस्य रहे, कितने क्या क्या किस तरीके की मतलब जो प्रक्रिया रही जब संविधान बना, तो उसके संदर्भ में हमने आज की जो पहली लेक्चर था उसको कवर किया। अब आज और विदेशी स्रोतों के बारे में भी जाना और भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में भी जाना। तो जितने भी मेजर टॉपिक थे उन सब के बारे में जाना, यानी कि देशी रियासतों का तक हम कंप्लीट कर चुके थे, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्योंकि इसको इस तरीके से कंप्लीट कराने का मतलब था कि आपके जो जैसे कि आपका आर्टिकल 1 से शुरू करने के पहले जो भी रूपरेखा रही, जिस तरीके से भारतीय संविधान रहा, भारतीय संविधान के साथ साथ उसकी विशेषताएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ क्या कैसी होती हैं, तो एक ओवरव्यू टाइप का जो होता है उसको कवर किया गया। अब ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसके अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों को कवर करेंगे। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों को कवर करेंगे तो इसमें आपको बता दें कि भारत जो आपके आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत। इसी तरीके से भाग 2 आता है, जिसमें 5 से 11 तक नागरिकता है। फिर मौलिक अधिकार आते हैं जो 12 से 35 तक हैं, और फिर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य 51 से 51 के तक आते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से ये आपके संविधान के आर्टिकल हैं, भाग हैं, तो इस तरीके से सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, ताकि ये आपका एक सीक्वेंस वाइज रहे। उसी के बेसिस पे इसको शुरू किया गया कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत कितने कैसा है? भारत राज्यों का संघ है, जहां पर अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप के विलय के पश्चात इसकी राजधानी दमन को बनाया गया। तो पहले भारत में जितने केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें अभी प्रेजेंट में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को नया केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया है, और साथ ही साथ में जो दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव अलग अलग थे, उनको मर्ज कर दिया गया है और उनकी राजधानी दमन को बनाया गया है। तो प्रेजेंट में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। अब आता है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और राज्य उनके राज्य क्षेत्र भी होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं, और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो इसमें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कितने प्रावधान दिए गए हैं? पहला तो आता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा आता है कि राज्य उनके राज्य क्षेत्र भी होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। और तीसरा आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 1 है। अब आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद की विधि को द्वारा ऐसे इन निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें संसद को विधि बनाने की ऐसी शर्तों के लिए, मतलब कि संसद अगर चाहे तो नए राज्य, मतलब कि जो उचित है जो उचित नहीं है, उन सभी का ख्याल रखते हुए संसद चाहे तो नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की जो शक्ति है वह भारतीय संविधान में संसद को दी गई है, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 जो है वह नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन और संसद विधि द्वारा कर सकती है, इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के चलिए भाग के बारे में एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें किस भाग के अंतर्गत किस तरीके के अनुच्छेद दिए गए। तो सबसे पहले तो आता है भाग 1 जो है वह संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। दूसरा भाग 2 आता है जो नागरिकता से है, जो अनुच्छेद 5 से 11 को कवर करता है।
तीसरा भाग आता है मौलिक अधिकार से, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चौथा आता है नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 4 का के अंतर्गत जो आता है उसमें आते हैं आपके मूल कर्तव्य, जो कि 51 का में है। 5वां भाग आता है जिसमें संघ है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। 6ठा राज्य आता है जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है। और आपका जो भाग 7 है उसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों को 238 अनुच्छेद के साथ निश्चित कर दिया गया है। आपका भाग 8 जो आता है वो पहली संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। 9वां भाग आता है पंचायतें हैं, जो अनुच्छेद 243 में है और 243 का से अणा तक आती हैं। 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाएँ आती हैं, जो 243 ता से 243 या छा तक आती हैं। 9 खा के अंतर्गत सहकारी समितियाँ आती हैं, जो 243 या जा से या ना तक है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आते हैं, जो कि 244 से 244 का के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से अगर आप जैसे कि कोई पार्ट को पढ़ा, मतलब कि जब आप संविधान को पढ़ रहे हैं तो उसकी एक रूपरेखा के तौर पर आप अगर उसको याद करते हैं तो आपको ये आर्टिकल जितने भी हैं याद हो जाएंगे, और आर्टिकल याद हो जाएंगे तो आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल का समामेलन ही तो पॉलिटी है। ओवरव्यू एक तरीके से देखा जाए तो आपको इन भागों के साथ आर्टिकल को याद कर लेना है कि आप भाग 1 के अंतर्गत कितने आते हैं, अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11, भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35, भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51, 4 का के अंतर्गत 51, मतलब कि एक जो सिक्वेंस जो है इस तरीके से सिक्वेंस को याद करना है। तो ये जो भाग 22 है, इन भाग 22 के अंतर्गत जितने आर्टिकल होंगे उनको आपको याद कर लेना है, जिससे आपके आर्टिकल आपको एक समझ विकसित हो जाएगी, तो आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। और पॉलिटी के जो मेजर आर्टिकल हैं जिसके संदर्भ में जो भी उपबंध दिए गए हैं उनको नोटिस करना है, तो पॉलिटी को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आपको इसकी तैयारी करनी है। अब आता है भाग 11, जो कि संघ राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक आता है। भाग जो 12 है वह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद से रिलेटेड है, जो अनुच्छेद 264 से 300 का के अंतर्गत आता है। फिर भाग 13 में आते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक है। अनुच्छेद 14 जो है वह संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है। 14 का के अंतर्गत अधिकरण आता है, जो 323 का और 323 खा है। अनुच्छेद भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन है, जो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है। 16 के भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, जो 330 से 342 है। भाग 17 में राजभाषा है, जो 343 से 351 तक कवर करती है। भाग 18 में आपत्ति उपबंध है, जो 352 से 360 तक है। 19 में आपका प्रकीर्ण आता है, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद आपके भाग 20 के अंतर्गत है, जो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जो 369 से 392 तक है। अनुच्छेद और जो भाग 12 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक आते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आती है, तो इनको आपको याद कर लेना है। अब आता है कि राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में, राज्यों के पुनर्गठन किस तरीके से हुआ, कौन सा राज्य पहले बनाया गया, किस राज्य को मतलब कि कौन सी समिति बनाई गई थी जिसके अंतर्गत आपके राज्यों का पुनर्गठन किया गया, भाषा के आधार पर किया गया, या फिर मतलब प्रत्येक राज्यों का किस तरीके से विभिन्नता रही उनके संदर्भ में है। तो राज्यों के पुनर्गठन में आता है सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जाँच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एक एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। तो किसकी अध्यक्षता में? एस के धर की अध्यक्षता में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग में देखा जाए तो कौन कौन से सदस्य थे, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। तो इस तरीके की प्रक्रिया उस टाइम पे चल रही थी। लेकिन धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया और इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज
कर दिया। तो स्टार्टिंग किससे हुई थी? भाषाओं के पुनर्गठन के आधार पर, लेकिन बाद में विवाद हुआ तो भाषा के पुनर्गठन के आधार को हटाकर क्या कहा गया कि इसे प्रशासनिक आधार पर इनका पुनर्गठन होना चाहिए। अब पुनर्गठन होगा तो इसके अंतर्गत समिति बनाई गई, वह श्री एस के धर की अध्यक्षता में बनाई गई। एस के धर की अध्यक्षता में बनाई गई तो इसके अन्य सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जिसे JPB समिति भी जाना जाता है। इस समिति का गठन किया गया जो कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इन्होंने खारिज कर दिया। फिर आता है कि नेहरू, पटेल और सीतारमैया जिसे JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये जो मद्रास राज्य से तेलुगु राज्य के अलग के लिए जो पोट्टी श्रीरामुलु थे उनके नेतृत्व में आंदोलन को प्रारंभ किया गया और इनके 58 दिन के आमरण अनशन के बाद से 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। तो सबसे पहले किस राज्य का भाषा के आधार पर गठन हुआ? पहले तो इसी भाषा के आधार पर गठन को खारिज किया जा रहा था, लेकिन इस तरीके का एक पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा 58 दिन का आमरण अनशन किया गया। उसके बाद इनके देखा गया कि तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ जो कि राज्य में स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे और इनके सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पड़क्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जुलाई 1956 ईस्वी में पास कर दिया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनमचंद्र नगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। तो कब? नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार के द्वारा जो अभी प्रेजेंट में पांडिचेरी, यनम और चंद्रनगर और कैरिकल हैं उनको भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और इसी तरीके से कब? नवंबर 1954 में इस संधि 28 मई 1956 को इस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। अब भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। मतलब कि एक एक करके प्रत्येक जो भी ब्रिटिश आधिपत्य के जो राज्य थे उन सबको मिलाने के लिए एक एक करके प्रयास किए गए और इस तरीके से जो वर्तमान में राज्यों की संख्या है कुछ विभाजन के आधार पर है, कुछ राज्यों को एक कार्यवाही के द्वारा मिलाने के संदर्भ में है। तो इस तरीके से वर्तमान में जो 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का जो भारत बना हुआ है उसके संदर्भ में ये पारित किए गए। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया और इस तरह प्रथम जो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में इन सभी को शामिल किया गया। अब आता है कि इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। क्षेत्रीय परिषद को जानने के पहले कौन सी डेट पर किस राज्यों का गठन हुआ उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नए राज्यों के गठन के बारे में सबसे पहले तो आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फिर आपका महाराष्ट्र और गुजरात का 1 मई 1960 को गठन हुआ। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को, मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को। फिर आता है त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम का 26 अप्रैल 1975 को, मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को, गोवा जो कि 25वां राज्य बना वह 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना जो कि 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को ये प्रमुख राज्य बनाया गया और तेलंगाना 2 जून 2004 को बनाया गया। तो इस तरीके से ये जो राज्यों का एक क्रम है इस तरीके से इन राज्यों का गठन किया गया। अब आता है इसके अंतर्गत कि
क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। भारत में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वह 5 तरीके की क्षेत्रीय परिषद हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं और यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय परिषदों को 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जो कि एक सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये क्षेत्रीय परिषदें एक तरीके से सांविधिक निकाय तो है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आती है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आती है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसका जो कार्यालय है वह इलाहाबाद में है। फिर आती है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है और इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आते हैं। फिर आती है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई में हो और यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं नागर हवेली तथा नगर हवेली है। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के अंतर्गत आती है। और छठी जो आता है इसके अंतर्गत की पूर्वोत्तर परिषद के बारे में, इनका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था और 8 अगस्त 1972 को यह अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है और 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और इसके कार्यों के कुछ अतिरिक्त कार्य शहीद वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के होते हैं। तो इस तरीके से ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। अब आता है संविधान का भाग 2, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें भारतीय नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान दिए गए कि यह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? जिसमें पहला आता है जन्म के आधार पर, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी या उसके पश्चात भारत में हुआ, वह भारत से जन्म से भारत का नागरिक होगा। जैसे कि आपके जो अपवाद स्वरूप जो होंगे राजनयिकों कोई बच्चे और विदेशियों के जो बच्चे होंगे वह इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। फिर आता है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता के बारे में, कि भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब आता है कि नोट के तौर पर देखा जाए तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। तीसरी आती है देशीकरण द्वारा नागरिकता, जो कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। चौथा आता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, जो कि निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोगों के पंजीकरण में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है, जिसमें पहला आता है वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों। दूसरा आता है कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत में भारत के किसी देश में निवास कर रहे हों। तीसरा आता है कि वे स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर चुकी और भविष्य में विवाह करेंगी। चौथा आता है कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे और पाँचवा आता है कि राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों या आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके के ये 5 तरीके के कारण होते हैं। अब 5th नंबर का आता है भूमि विस्तार द्वारा, कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये विभिन्न तरीके के स्तर होते हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब आता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बारे में, कि इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी को संशोधन किए गए। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो और उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा और पहले वह अवधि 6 माह थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह 5 वर्ष थी, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के
सभी राज्यों पर यह लागू है। अब आता है भारतीय नागरिकता का अंत किन किन आधारों पर होता है। पहला तो आता है इनके अंतर्गत कि नागरिकता को परित्याग करने से, दूसरा आता है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से, और तीसरा आता है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। तो ये 3 तरीके के आधार हैं जिसके आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत होता है। और जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने के व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति दी गई है, जैसे कि राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे इसके संदर्भ में आती हैं। अब आता है नेक्स्ट मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और संविधान के भाग 3 में भारत का अधिकार पत्र इन्हें कहा जाता है और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका प्रयोग इंग्लैंड में किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को भी स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं है लेकिन बाद योग्य होते हैं और राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है और प्रतिबंध का आधार उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। मूल अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार थे जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19(1) के F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अंतर्गत 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। और अनुच्छेद इसको एक नोट के तौर पर देखा जाए तो 1931 में कराची अधिवेशन जो कि जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कि कांग्रेस में घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब आते हैं मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार वर्तमान में हैं। पहले नंबर पर आते हैं समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 है। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। और पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो इस तरीके के अधिकार आते हैं। पहला आता है समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है जो कि विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है कि यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करेगा तथा राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है जो कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद स्वरूप इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आते हैं। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत होता है जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों के अंत से रिलेटेड है जो सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। मतलब कि इसे संक्षिप्त तौर पे समझे तो यह उपाधियों का अंत होता है। और भारत का कोई भी नागरिक अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करता है। नोट के तौर पर देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार जो है इसके अंतर्गत बात की जाए तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वह 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है लेकिन वर्तमान में 6 है क्योंकि 19F के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। चलिए तो जानते हैं कि अभी प्रेजेंट में कितने तरीके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 तरीके की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वह कौन कौन सी हैं। अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए कहता है वो जो बोलने की स्वतंत्रता देता है। 19 क्लॉज बी जो है वह शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता देता है। 19C जो है वह संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। और 19D जो है वह देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता देता है। 19E जो है वह देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बचने की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता देता है। और 19 का क्लॉज जीव जो है वह कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के अंतर्गत है, जो कि बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 तरीके की स्वतंत्रता है। अब आता है अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 जो है वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें आता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा आता है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा आता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इसमें 3 तरीके की स्वतंत्रता की बात करता है। फिर आता है अनुच्छेद 21, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, जो भी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 के तहत आता है कि प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये अनुच्छेद 21 के संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। अब आता है अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना या उपलब्ध करेगा। अब आता है अनुच्छेद 22, जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है, जिसमें कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसमें पहली स्वतंत्रता जो होती है वह हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरी तरह की स्वतंत्रता के अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरी तरह की स्वतंत्रता के अंतर्गत उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 3 दशाओं में व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले जाने के संदर्भ में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। फिर आता है निवारक निरोध के संदर्भ में, जो कि अनुच्छेद 22 के खंड 3 और 4 और 5 और 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करता हो। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने की पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। और जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। और यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। तो इस स्थिति में निवारक निरोध से संबंधित होता है। दूसरा आता है कि इस प्रकार के निरुद्ध व्यक्तियों में यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होता है। और तीसरा आता है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियों के बारे में। तो इसमें पहली विधि आती है निवारक निरोध अधिनियम 1950 के बारे में। यह विधि जो है वह भारत की संसद में 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था और यह 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त होना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया गया और अंततः 31 दिसंबर 1971 को ये समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जो कि मीशा के अंतर्गत इसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1979 में इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1989 में यह समाप्त हो गया। फिर आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974, जो पहले तस्कारों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, लेकिन 13 जुलाई 1984 के बाद इस अध्यादेश को बढ़ाकर इसकी अवधि 2 वर्ष कर दी गई। फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के अंतर्गत, जो कि जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य क्षेत्रों पर लागू है। फिर आता है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध
निरोधक कानून या टाडा, जो कि निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें यह सबसे अधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक कठोर कानून था, जिसे 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। अब आता है पोटो, जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में, जिसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। और पोटो टाडा का ही एक रूप होता है, जिसके अंतर्गत कुछ 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है और आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को दंडित करने का प्रावधान किया गया। और पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना किसी आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील जो होगी वह गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। और पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया और 21 सितंबर 2004 को इसके अध्यादेश के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में कि अनुच्छेद 23 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जो कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है और इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद, बिक्री, बेगारी, इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाता है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। जैसे जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 24 जो है वह बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों, खानों और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। फिर आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी जाती है, जो भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने या विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार इसके अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अनुच्छेद 27 में वह किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अब आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में आता है। जिसमें देखा जाए तो यह कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदाय हैं, जिसमें मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार पर प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अनुच्छेद 30, जो कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। जो भी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उन्हें अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अब आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक तरीके से इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 जो है वह इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का प्रदान किया गया। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें आता है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि हैबियस कॉर्पस के नाम से जानी जाती है। परमादेश, जो कि मैंडूमस के नाम से जानी जाती है। तीसरी आती है प्रतिषेध लेख, जो कि प्रोहिबिशन के नाम से जानी जाती है। फिर आती है उत्प्रेषण, जो कि सर्टियोरी के नाम से जानी जाती है। फिर आती है अधिकार परीक्षा लेख, जो कि क्यू वारंटी से रिलेटेड होता है। तो इस संदर्भ में ये 5 तरह के समादेश निकालने की शक्तियाँ इसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं। पहली आती है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए एक एक करके इनको विस्तृत में जानते हैं, क्योंकि ये जो 5 तरीके की रिट है इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि अवैध रूप से बंदी बनाया गया है और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का विचार कर सके। परमादेश जो है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं
नहीं करता है और आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। और प्रसिद्ध लेख जो होता है भाई आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणियों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है और इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करने, क्योंकि यह मामला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। उत्प्रेषण जो है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। फिर आता है कि अधिकार परीक्षा लेख, जिसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वह कार्य नहीं कर सकता है। तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये 5 तरीके की रिट इसके अंतर्गत आती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अब आता है मौलिक अधिकारों के संशोधन के बारे में, जिसमें पहला आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बारे में, जिसमें इस निर्णय में पूर्व दिए गए निर्णयों से यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है और अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जो कि 1967 में रहा, जिसे अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी और यह संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। फिर आता है 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 से संबंधित है, जिसे अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर आती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। फिर आता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जो कि अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 में जोड़ी गई व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। फिर आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, जो कि 1980 में आया, जिसमें निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है और इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख संशोधन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किए गए। तो यहाँ पर आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया। इसकी प्रेरणा जो है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, बल्कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु यह फिर भी किसी भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और यह विधि बनाने के इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र के वर्ष 1950 में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाविष्ट किया गया। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना का जो समावेशन है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना का उद्देश्य संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप समाविष्ट किया गया और यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता है। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, जो कि निम्न तरीके से। पहला आता है अनुच्छेद 38, जो कि राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। फिर अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है कि यह आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया, जिसमें अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत आता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 खा के अंतर्गत समुदाय में भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके और इस खंड के अधीन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अनुच्छेद 39 गा, जो कि आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण हो ना हो और धन का समान वितरण हो। फिर आता है अनुच्छेद 39 घा, जो कि पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 39 ऋणा, जो है कर्मकारों की स्वास्थ्य शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थन का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े और उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। अनुच्छेद 39(4), जो कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण के स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं दी जाती हैं और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक
नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए और खंड 4 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। अब आता है अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है और 15 अगस्त 1995 को इसे प्रभाव में आया और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी 5 तरीके की योजनाएं शामिल है। पहली तो आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरी आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना, चौथी आती है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, 5वीं अन्नपूर्णा योजना आती है। तो इसके अंतर्गत ये 5 तरीके की प्रमुख योजना आती है। अब आता है अनुच्छेद 42 जो कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 43 जो कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और उद्योग का प्रोत्साहन करता है। अनुच्छेद 44 जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 46 जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अंतर संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित होता है। अनुच्छेद 47 जो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राजस्व का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का जो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है और इस तरीके से आता है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 350 का क्लॉज का जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देना और 351 के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहन देना इसके अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी और यह कथन केटी साहे के द्वारा कहा गया था। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर को देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, मौलिक अधिकार का भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाना जाता है और मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लेनी होती है। नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए ही और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए। नीति निर्देशक तत्व इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता होती है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। और नीति निर्देशक तत्व यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच डिफ्रेंसिएशन होता है। अब आता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जिसे कि फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के अंतर्गत 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के तहत रखे गए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है जो कि इस प्रकार है, जिसमें पहला आता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा आता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखे, उनका पालन करे। तीसरा आता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा देश की रक्षा करे। 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा हमारी सामसिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उनका परीक्षण करे। 7वां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करे। 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। 9वां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे। 10वां व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11वां माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। यहाँ पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी भाग 5, 6, 7, 8 है उनको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।